So hello guys, here I am with the lecture number 3 of electrochemistry and I hope आपने शुरू के 2 लेक्चर्स ठीक से देख लिए होंगे, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपके। हमने ऑलमोस्ट सभी जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन है, ई डिग्री का क्या मतलब है, ई सेल का क्या मतलब है, नोटेशंस के बारे में और थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हमने सीख लिया है। और आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लेक्चर है इन तीनों में से बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा मैं क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे और अप्रोच कैसे करना है। सेल आपको सेल दिया होगा रिप्रेजेंटेशन, तो वो कौन से टाइप का सेल है वो कैसे पहचानना है, तो थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड बातें आज होंगी। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने थोड़ी थॉट ओरिएंटेड बातें की थी कि हाँ यार ये होता क्या है, कैसे होता है। खैर उसके बिना तो ये लेक्चर पॉसिबल ही नहीं है, बट थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे आज के लेक्चर में, मज़ा आएगा, अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलो बेटा, 4 तरह के मैंने हाफ सेल्स आपको बताए थे, एक एक करके क्लासीफाई करता हूँ। तो सबसे पहला था आपका मेटल मेटल आयन, और मेरे को नहीं लगता मेटल मेटल आयन की और चर्चा करनी चाहिए हमें। जितना आपको बताया था ना मेटल मेटल आयन मैंने, उतना ही है अभी फिलहाल समझो। एक मेटल होगा, उसका आयन होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने ठीक से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अभी दूसरा आपको मैं बताता हूं, रेडॉक्स हाफ सेल। रेडॉक्स हाफ सेल, रेडॉक्स हाफ सेल मतलब हो गया ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, इसकी बात करेंगे। तो बढ़िया है ये टॉपिक, ध्यान से देखिए। देखो, जरूरी नहीं है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो मेटल मेटल आयन ही होगा। और मैं थोड़ा और आपको इस तरह से सोचने बोलूं, अगर आप चाहो तो ऐसा सोच सकते हो, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आप इसको कुछ हाफ सेल या इलेक्ट्रोड विलेक्ट्रोड की तरह ना देखो। जैसा कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी 2 अलग सब्सटेंस है, उसको अगर आप जोड़ते हो तो बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आती है। तो आप अगर किसी एक इलेक्ट्रोड में गैस भर दो, आयंस भर दो, कुछ कुछ भी भर दो, किसी में स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भर दो, तो आप उसको एक सब्सटेंस की तरह ही सोचो ना। आप उसको एक सब्सटेंस की तरह ही सोचो कि हाँ यार इसमें ये है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये है तो इसका नेचर अलग है। हमने ऑल्दो कुछ क्लासिफिकेशंस किए हैं, क्योंकि अगर कोई गैस इलेक्ट्रोड है जिसमें गैस भरी हुई है तो हमने उसको गैस इलेक्ट्रोड बोल दिया। किसी में सिर्फ आयंस आयंस हैं तो उनको हमने रेडॉक्स हाफ सेल बोल दिया। किसी में मेटल और आयन है तो उसको हमने मेटल मेटल आयन बोल दिया। बोलने की बात है, बट जो रूट है, जो फंडामेंटल है, वो क्या है? फंडामेंटल तो यही है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी 2 चीजें हैं जो अलग हैं एक दूसरे से, अगर हम उन्हें जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से उधर या उधर से इधर होना निश्चित है, डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। रूट तो यही है, ठीक है। इस थॉट के साथ सोचना, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो ये हुआ बेटा रेडॉक्स हाफ सेल। अच्छा, तो ये रेडॉक्स हाफ सेल हुआ। इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास है यहाँ पे एक एक्वस सॉल्यूशन और इसमें तुमने ये रॉड डाली हुई है। अब यहां तुम्हारे आयंस हैं Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ये आयंस मौजूद है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ये आयंस मौजूद है। अच्छा सर, ये आयंस है तो ये रॉड किसका होगा? ये तो आयंस है तो ये रॉड किसका होगा? तो मैं बता दूं ये एक इनर्ट रॉड होगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। ज्यादातर प्लैटिनम ही लिया जाता है, प्लैटिनम ही मान के चलो, ठीक है। तो ये एक प्लैटिनम की रॉड है, या प्लैटिनम यहाँ पे ऐसा सरफेस में ये वायर है और यहाँ पे सपोज करो ऐसा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ये प्लैटिनम है, ये चार्ज कैरी करेगा, प्लेट लगी हुई है प्लैटिनम की, ऐसा सोच लो। और ये वायर और प्लैटिनम के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह नहीं है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्लैटिनम
उसकी प्लेट हो गई। चार्ज कैरियर कोई ना कोई तो चाहिए, तो यहाँ प्लेटिनम अपना चार्ज कैरियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। देखो, अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइपोथेटिकली सोचना है तो फिर ई डिग्री वैल्यू से पता कर सकते हो आप, लेकिन क्या वो सच में ऐसा होता है? नहीं, वो तो भ्रम था। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी। तो अगर मुझे ये बताना हो कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए ये किसके साथ कनेक्टेड है। ये किसके साथ कनेक्टेड है? अगर ये जिसके साथ कनेक्टेड है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी जिसके साथ ये कनेक्टेड है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं ये बोलूंगा यहाँ रिडक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर रिडक्शन होगा। तो ये जो है ये एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अदर हाफ सेल विथ विच इट इज कनेक्टेड। ये पॉइंट लिख लेना कॉपी में, ठीक है? मैं नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है? आप लिख लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स आप खुद से बनाइए। सही तरीका पढ़ने का वो है। ये सब मेरे नोट्स को लेकर या सर अपने हैंड रिटन नोट्स दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा दे दो। पहली बात तो मैं हैंड रिटन नोट्स देने वाला नहीं, बहुत सारे बच्चों ने मांगा, वो देने ही वाला नहीं मैं, तो वो मांगो ही मत, ठीक है? और ये नोट से भी आपका कुछ नहीं होगा भाई। जो बातें मैं कह रहा हूँ उसमें से अगर आपको कुछ अच्छी लगती है तो आप उसको कॉपी में उतार लें, ठीक है? ये जुगाड़ वाली पढ़ाई नहीं करना है। अरे वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। आधे बच्चे इसी में बर्बाद है। मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स जाता हूँ यार, मेरा तरीका थोड़ा सा आपको लग सकता है ओल्ड फैशन है, बट मेरे को ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अगर 20 बच्चों को बैठा के पढ़ाऊंगा ना, अगर 20 बच्चों को, सिर्फ मात्र ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, 20 बच्चों को अगर बैठा के 2 साल पढ़ाऊंगा और बच्चे अगर अपने तरफ से थोड़ा भी मेहनत करते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन तो 20 के 20 का होगा, इसकी गारंटी है। अगर मेरे मेथड्स को फॉलो करेंगे, जिस तरह से बता रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ना है। और अगर काम चोरी करना है, अरे यार नहीं लिखेंगे, उधर से मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, उसके नोट्स ले लेंगे उसके, तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। इस बात को समझो। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स जाना पड़ता है ना, अभी तो थोड़ा आधुनिकता आ गया, इधर उधर की चीज़ें छोड़िए वो सब। हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि ये एनोड की तरह काम कर रहा है, इफ एनोड, तो अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो कुछ ऐसा होगा, Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, Fe3+ में प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। वाह, ये एनोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है सर, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? देखो, रिप्रेजेंटेशन कोई बहुत बड़ा डील है नहीं, ठीक है? आपको ऐसा सवाल नहीं आएगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, 4 रिप्रेजेंटेशन के ऑप्शंस रहेंगे। आपको भाई सेल वेल रिएक्शन दिया रहेगा, देख के पहचानना है कि भाई ये क्या हो रहा है। ऑल्दो रिप्रेजेंटेशन के भी रूल्स वगैरह सीख लो, बट उतना ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ जाए, एडवांस की बात करो, मेंस में आ सकता है। तो अभी देखो बेटा, Fe2+ Fe3+, तो आप क्या करो, प्लैटिनम सॉलिड लिखो स्लैश, क्योंकि प्लैटिनम और इसके बीच में एक इंटरफेस है ना? लेकिन इन दोनों के बीच में कोई इंटरफेस तो नहीं है। अगर उन दोनों के बीच में इंटरफेस नहीं है तो उनके बीच में ना ये स्लैश मत बनाओ, सिर्फ कॉमा लगाओ, ऐसा Fe2+ Fe3+, कॉमा लगाओ, एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिख देना जो भी होगी, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिख देना जो भी होगी। तो इस तरह से ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, इस तरह से एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है सर। सर कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है क्या ये? हाँ कर सकता है, तो इसी चीज को इधर लिख लेना, अगर कैथोड की तरह कर रहा है। मैं कैथोड के लिए चलो एक दूसरा रिएक्शन लेके आपको बताता हूँ। तो वेरी फेमस, चलो आप इसी को ले लो, पोटेशियम पर मैंगनेट का, पर मैंगनेट आयन कन्वर्ट हो रहा है Mn+2, और फिर बैलेंसिंग वगैरह कर लो, 4H2O, इधर आएगा 8H+। आई होप आपको रिडॉक्स बैलेंसिंग में किसी तरह की समस्या नहीं है, ये बैलेंस हो गया। अब ये कैसा होगा समझो इसको, अगर आप सेल में इमेजिन करो इलेक्ट्रोड कैसा होगा, तो ऑब्वियसली एक टम्बलर होगा, उसमें एक रॉड होगा जो कि प्लैटिनम का है, बाकी आयंस पड़े हुए हैं, पर मैंगनेट आयन,
फिर ये अपना मैंगनीज का +2 आयन और H प्लस एसिड भी पड़ा हुआ है, क्योंकि बिना एसिडिक मीडियम के ये रिडक्शन हो नहीं सकता, पता होना चाहिए। तो बिना एसिडिक मीडियम के रिडक्शन हो नहीं सकता। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? अभी मैं एक दो बातें आपको बताता हूँ। देखो इसका ना ई डिग्री कुछ ऐसा दिया रहेगा आपको, MnO4- ई डिग्री की वैल्यू आपको इस तरह से दी जाएगी, दिस इज इक्वल टू एक्स। ऑल्दो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके, उसमें और अच्छे से समझ आएगा, बट ई डिग्री की वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई रहेगी। तो इसको देखकर ये ना सोचना आप कि यार ये H प्लस का कोई रोल नहीं है। H प्लस का पूरा पूरा रोल है, क्योंकि H प्लस इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और अगर आप H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, घटाते हो, कुछ भी करते हो, वो सब्सटेंस का नेचर चेंज होता है। नेचर चेंज होता है तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, नेचर चेंज होता है तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। तो अगर ये लिखा हुआ है X, मतलब इसी रिएक्शन की बात हो रही है, इसी रिएक्शन की बात हो रही है, और X इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो भी है। अब इसके लिए मैं नर्स्ट इक्वेशन अगर लिखूं, ध्यान से देखना, जब इसके लिए मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, पिछली क्लास में डिराइव कराया था, उससे आप किसी भी कंसंट्रेशन पर, देखो ई सेल भी जो आप निकाल रहे हो ना, वो भी एक तरह से जैसे आप डेल्टा जी निकाल रहे थे अलग अलग पॉइंट्स पे, ई सेल भी आप अलग अलग पॉइंट्स पे ही निकाल रहे हो। इस बात को समझो, है ना, कि जब मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं सबको 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर मान के निकाल रहा हूं उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट से रिएक्शन आगे जाएगा या नहीं जाएगा ये बता रहा है ई सेल, है ना। ऐसा नहीं कि रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ये भ्रम आपका मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ए से बी, अच्छा ये रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा है। उस पॉइंट से वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा ये बता रहा है। तो अलग अलग पॉइंट्स पे आप निकालते हो ई सेल। वही जब आप स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे निकाल रहे हो तो आप उसको ई डिग्री बोल रहे हो, और किसी अदर पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो ई सेल बोल रहे हो। ठीक है, अब बच्चे ये दिमाग लगाने लगते हैं, अच्छा सर तो मतलब ऐसे उसमें ऐसा डालना होगा तीनों आयंस को कि सब 1 1 1 रहे। अरे भाई थियोरेटिकली निकाल रहा है तू, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट करके थियोरेटिकली निकाल रहा है। ये ना सोचने लगना अरे कैसे डालें सर, वो भी 1 रहे, वो भी 1 रहे, वो भी 1 रहे, वो भी हो जाएगा, बट हम वो नहीं कर रहे, आप थियोरेटिकली सोचिए इसको। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो MnO4- Mn+2 is equals to E degree of MnO4- Mn+2 minus 0.059 by n into log of n। यहाँ पर क्या है बेटा, n देख लो आप, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n 5 है। और जब आप यहाँ पे log Q लिखते हो तो याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारा सेकेंड या फर्स्ट लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे मैंने आपको अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स बताए थे, जिसमें मैंने एक बताया था KPC डिग्री। मैंने बस डिफाइन किया था वहां, मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज आपको दिखेगा लोहा, यहाँ आपको उसका यूज दिख गया, क्योंकि यहाँ पर खैर यहाँ KPC नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली KC डिग्री आएगा। KPC भी आएगा भी गैस वाले इलेक्ट्रोड में, यहाँ नहीं आएगा, वो कोई गैस नहीं है इन्वॉल्व, यहाँ पे KC डिग्री आएगी। तो लॉग KC डिग्री, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, Mn+2 का कंसंट्रेशन, Mn+2 का कंसंट्रेशन अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 8 इंटू MnO4- का कंसंट्रेशन। इस तरह से आप इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड H प्लस इंटू द नर्स्ट इक्वेशन, करना ही करना है, चीजें बदल जाएंगी उसके बिना। अच्छा सर रिप्रेजेंट तो करके बता दो, अरे इसके राइट साइड लिख लेना यार, MnO4- एक्वस इसकी कंसंट्रेशन लिख देना यहाँ पे, कॉमा Mn+2 इसकी एक्वस कंसंट्रेशन लिख देना, स्लैश प्लैटिनम रॉड सॉल्ट। ये ठीक है, इससे समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज मैं समझाऊंगा, अगले लेक्चर में समझाऊंगा उसका क्या रोल है, क्या है, कैसा है। अभी उसको छोड़ो, बाकी चीजों को देखो। सो दिस इज डन ना। नाउ
ये हाफ सेल हो गया। अब चलो मैं गैस इलेक्ट्रोड भी बताता हूँ और फिर हम गैस इलेक्ट्रोड इस पे दोनों पे मिला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज गैस इलेक्ट्रोड। अब गैस इलेक्ट्रोड में जो सबसे फेमस है, जिसकी बात करनी तो सबसे पहले बनती है, वो कौन है? जी हाँ, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो चलो उसी की बात सबसे पहले की जाए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसी के रेफरेंस में हमने सभी एब्सोल्यूट ई डिग्री वैल्यूज निकाली है, तो फिर इसको पीछे रखना तो अच्छी बात है नहीं। सो लेट्स टेक दिस फर्स्ट। ठीक है, इसी को लेते हैं। तो चलो ऐसे देखो, ये डायग्राम है, अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो तो ठीक है, बाकी कोई बहुत इसकी एक एक चीज़ को या फिर इसके स्ट्रक्चर पे सवाल नहीं आएगा, मैकेनिज्म समझो। यहाँ पे आपके पास कोई वायर है, कॉपर, कोई ज़रूरी नहीं है कॉपर, बट ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए कॉपर वगैरह ले लिया। नाउ दिस इज योर हाइड्रोजन, मतलब दिस इज योर प्लैटिनम का सरफेस, और प्लैटिनम का सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर, सॉरी एडजॉर्बर ऑफ गैसेस, स्पेशली हाइड्रोजन। तो देयरफॉर प्लैटिनम इज यूज्ड। अब दूसरा सवाल क्या आता है बच्चों के मन में कि सर ऐसा ही क्यों? तो इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा ही क्यों। साइंटिस्ट को आज की डेट में सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव यही मिला है, तो वो इसी को यूज कर रहे हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे तो ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ बैठ के नहीं पता लगा सकते, जो वहाँ उस काम को कर रहा है, जो मैक्सिमम एक्यूरेसी निकालना चाहता है विथ कन्वीनियंस, तो उसी का रिजल्ट है ये। समझ गए? तो ऐसा ही क्यों का क्या आंसर है? टू गेट मैक्सिमम एक्यूरेसी विथ कन्वीनियंस, ऑल्सो कंसिडरिंग द इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इस वजह से ऐसा ही इलेक्ट्रोड बनाया गया है। अगर इससे ज़्यादा अच्छा कुछ आपको लगता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जाके आप क्लेम कर सकते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड से अच्छा स्टैंडर्ड मैंने बनाया है, देखो इसको लो। फिर अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ट्राई कर सकते हैं आप। तो ये अपने पास फिलहाल तो ऐसा ही है। ये प्लैटिनम का सरफेस है, देखो यहाँ से ना गैस डाली जा रही है विच इज हाइड्रोजन गैस, और जो सॉल्यूशन यहाँ पे रखा गया है, सॉल्यूशन में आपका H+ आयन होना चाहिए। H+ आयन, अब ये H+ आयन कहीं से भी आए मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं है एसिड होना चाहिए कि कोई एसिड डाल के आप बफर बनाओ। अब बफर बना के आप H+ आयन लाओ या फिर कोई सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से लाओ, कुछ भी करके लाओ, आपके पास H+ आयन वहां पे होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा सर? तो रिएक्शन यही है कि यदि ये एनोड की तरह एक्ट करे, क्योंकि एनोड कैथोड कैसे भी एक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किसके साथ आप लगाए हो। ये तो यहाँ पर क्या चीज मौजूद है? यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन अगर एड्सॉर्ब नहीं होगा ना, तो सॉल्युबिलिटी जो है हाइड्रोजन की वो तो ना के बराबर है, तो वो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं रहेगा। ये देखो उड़ के बाहर चला जाएगा, तो इसलिए एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो H+ में कन्वर्ट हो जाए, ये एक पॉसिबल रिएक्शन है। हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट हो जाए, और यही अगर कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो जो H+ प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। अगेन प्लैटिनम की सरफेस चार्ज कैरियर है, एंड आपका ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, अभी एक तो बातें और, अगर मैं कहूं ई डिग्री ऑफ H+/H2 क्या होगा? जी हाँ, ये 0 होगा। तो ई डिग्री ऑफ H+H2, यहाँ पे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रखना है। ऐसा थोड़े ना कि कुछ भी एसिड डाल दो, कुछ भी डाल दो, बस ये इस इलेक्ट्रोड को उठा के ले आओ तो ये स्टैंडर्ड है, ऐसा थोड़े ना।
H प्लस का अमाउंट चेंज करोगे नेचर चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इवन प्रेशर चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। सर प्रेशर नहीं समझ आया, प्रेशर से कैसे होगा? अब सुन, देखो ये बताओ हाइड्रोजन क्यों पार्ट है इस इलेक्ट्रोड का? इसलिए है ना क्योंकि वो प्लेटिनम में एडजॉर्ब्ड है। और क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि प्रेशर के साथ एडजॉर्प्शन वेरी करता है? तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, जो आप x/m करके पढ़े हो फ्लुएंटलिच आइसोथर्म में, तो क्या होगा? तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी चेंज होगा। और अगर अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग होगा, दैट मीन्स हाइड्रोजन का अमाउंट अलग अलग है। तो क्या मतलब हुआ? अरे नेचर बदल गया। फिर वही बात आ गई ना, नेचर बदल गया। और अगर नेचर बदल गया तो फिर ई वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो जी हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रेशर ध्यान रखें 1 बार मेंटेन रहना चाहिए और H प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब ई डिग्री आप इसका 0 कहोगे। अच्छा सर, ई डिग्री ऑफ H2H प्लस ये क्या होगा? अरे ये भी 0 होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी 0 होगा। ठीक है, तो ये रही आपके पास एक गैस इलेक्ट्रोड। तो क्या सर गैस इलेक्ट्रोड सिर्फ हाइड्रोजन का ही होता है? ये तो बेवकूफ़ी है बोलना। अरे कोई भी गैस हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन में एक आयन होना चाहिए जिसके साथ वो गैस रेडॉक्स परफॉर्म कर सके। जैसे यहाँ H प्लस था, ऐसे ही अगर क्लोरीन है गैस तो आयन क्लोराइड होना चाहिए, ब्रोमीन गैस है तो ब्रोमाइड होना चाहिए, कुछ इस तरह से। वो भी रिएक्शन आप समझ सकते हैं खुद से कि वहाँ एनोड होगा तो क्या होगा, कैथोड होगा तो क्या होगा। एक बार इसकी रिप्रेजेंटेशन बता दूं क्या? अगर एनोड है तो रिप्रेजेंटेशन देखो। अभी यहाँ मज़ेदार बात देखना ना, देखो इतना मज़ेदार नहीं है बट फिर भी देख सकते हो। मैंने पहले ही बोला रिप्रेजेंटेशन कोई बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं। आपके पास प्लैटिनम है, प्लैटिनम सॉलिड इंटरफेस H2, प्लैटिनम H2 के बीच में भी एक इंटरफेस इमेजिन कर सकते हो। और फिर H2 और H प्लस, H2 प्लैटिनम के एक सरफेस पे है, फिर प्लैटिनम H2 के आगे क्या लगा हुआ है? H प्लस, जो कि एक्वस सोल्यूशन में है। तो H2 और H प्लस के बीच में भी एक इंटरफेस इमेजिन करना, ऐसे कहा गया है। तो H2 और H प्लस के बीच में भी इंटरफेस है। सिंस ये अभी स्टैंडर्ड कंडीशंस में है तो मैं 1m और 1 बार लिख दे रहा हूँ। तो ये तुम्हारा एनोड हुआ, कैथोड होगा तो यहाँ पर आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस सेल। इसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे? हाँ करेंगे। तो जब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे तब आपको वहां पे केपीसी डिग्री यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये केपीसी डिग्री वगैरह का डेफिनेशन देखना है, केमिकल के लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। अभी फिर से पूरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स तो मैं नहीं डिराइव कर सकता यहाँ पे। सो दिस इज ई सेल, that is EH2/H plus is equals to E degree H2/H plus minus 0.059 by 2 into log of H plus प्रोडक्ट में था तो H plus का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। और मैं बता दूं ये डायमेंशन लेस ही है ना। मैं चलो एक बार केपीसी डिग्री बता देता हूँ, ये एक डायमेंशन लेस ही है क्योंकि एक्चुअली वो H प्लस के साथ साथ 1 मोलर डिवाइडेड में है, 1 मोलर डिवाइडेड है इस तरह से। और प्रेशर ऑफ H2 के नीचे 1 बार है डिवाइडेड में, समथिंग लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड केपीसी डिग्री। ओके, दिस इज केपीसी डिग्री। खैर वो 1 और 1 होने से कोई न्यूमेरिकल डिफरेंस नहीं आता, बट कॉन्सेप्चुअली उसको सही करता है ये, उसको डायमेंशन लेस बनाकर। सर ये कहाँ से आया? इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स की गिब्स एनर्जी वाली लेक्चर देखिएगा, दूसरे लेक्चर तीसरे लेक्चर में ये पार्ट समझाया गया। शायद लास्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का हमारा 12th लेक्चर, उसमें समझाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ई सेल लिखना पड़ेगा। चलो एक आध ना इलस्ट्रेशंस करते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ आएगा अप्रोच। तो इलस्ट्रेशन देखें,
सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन एंड चलो पहले मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, सेल पहचानना आप, ठीक है, और फिर कोशिश खुद से करना आंसर निकालने का। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बट एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जेई एडवांस ने जो सवाल पूछे हैं वो इससे ज्यादा मुश्किल वो भी नहीं है। अभी तक जितने भी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जितने भी सवाल आए हैं, लेकिन फिर वही बात, इस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करनी है कि ऐसे ही हल्के सवाल एग्जाम में मिले। दीज आर जस्ट इलस्ट्रेशंस to make you understand the topic properly. 0.01 molar and comma H plus 0.01 and then slash PT solid. And one thing given that E degree of MnO4 minus slash Mn plus 2 is 1.51 वोल्ट। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। तो एक छोटी गलती है जो बच्चे इसमें करते हैं। पहला काम तो आप पहले पॉज करो और आंसर निकालो, ठीक है, आंसर निकालो। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। इधर वाले सेल को बोलो कौन सा सेल है? सर गैस इलेक्ट्रोड है, और स्पेसिफिकली बोलूं तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। इधर बोला जाए तो सर रेडॉक्स वाला हाफ सेल है, रेडॉक्स वाला हाफ सेल है, ठीक है। चलो रिएक्शन लिखते हैं दोनों, फिर नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो ये एनोड है, हाँ सर ये एनोड है। एनोड पे क्या हो रहा है? H2 H प्लस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। कैथोड में क्या हो रहा है? कैथोड में वही बैलेंस करना आपको आता है इसे, 8H प्लस 5 electrons give Mn plus 2 plus 4 H2O। जी बिल्कुल। अब सर नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है, तो इधर इंटू 2 करेंगे, इधर इंटू 5 करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। और अब यही होती है सबसे बड़ी गलती, बच्चे क्या करते हैं, इसको और इसको भी नॉर्मल, सॉरी इसको और इसको भी ना नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन की तरह कैंसिल करने लग जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल जब रेडॉक्स बैलेंसिंग करते हो तब तो कर दोगे कैंसिल, मतलब कैंसिल मतलब ये 16 है या जो भी हो रहा है, 16 है ये 10 है तो 6 कर दोगे उसको। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप नॉर्मल रेडॉक्स बैलेंसिंग करते हो तो ये दोनों ही H प्लस आयंस जो है वो सेम कंटेनर में है, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। But here it is not like that. You have two different containers. वो H प्लस अलग पड़ा है, वो H प्लस इधर पड़ा हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे हैं भाई, आयंस इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, आयंस इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं। आयंस अपने में ही अपनी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने में जुटे हुए हैं, ऐसा हो रहा है। So, क्या बोला जाए यहाँ पे? कुछ नहीं, बस अब इस रिएक्शन को लिख दो। चलो मैं ही थोड़ा टाइम पास कर देता हूँ। 5H2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस gives 10H प्लस प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 8H2। इस तरह से आप लिख दो एंड डोंट कैंसिल दिस विद दिस। अब आप नस्ट इक्वेशन लगा लेना। बट सर ई डिग्री सेल तो पता ही नहीं है। अबे पता है ना, ये तो सर वो तो इसका है। अरे इसकी ई डिग्री तो जीरो ही है, इसकी ई डिग्री तो जीरो ही है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई डिग्री बोल रहे हो तो ये कुछ भी कंसंट्रेशन दिया हो, लेकिन जब आप डिग्री निकालना चाह रहे हो तो हाइपोथेटिकली आप स्टैंडर्ड कंडीशन को ही सोच रहे हो। तो ये कुछ भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, ये प्रेशर चेंज हो जाए, बट ई डिग्री तो ई डिग्री ही रहेगा। कॉमन सेंस, ई डिग्री तो ई डिग्री ही रहेगा। तो हाँ, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये इतना है। तो आपको कल ही मैंने बताया कि ई डिग्री सेल कैसे निकाला जाता है।
जहाँ जो हो रहा है उसकी पोटेंशियल्स को ऐड कर दो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दो, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सिर्फ, तो 1.51 वोल्ट ये इसका ई डिग्री सेल है। एंड फिर नर्स्ट इक्वेशन लगा लो यार, और जो n है n की जगह पे 10 लिख देना, बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने लेके कैंसिल किए हैं, और सभी के स्टोइकोमेट्रीज को पावर में चढ़ाना, प्रेशर को भी मेंशन करना, पावर में चढ़ाना, H प्लस को कैंसिल मत करना। ये वाला जो H प्लस है ये MnO4 वाले कंटेनर का है, तो इसको आप 0.01 यूज करना, और ये वाला जो H प्लस है ये हाइड्रोजन वाले कंटेनर का है, तो इसे 10⁻³ यूज करना। फिर सब कुछ पुट कर देना, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल। तो ई सेल शायद 1.48 आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना वैसे, ठीक है, मैंने तरीका बता दिया, शायद 1.48 आ रहा है, जल्दी में मैंने कैलकुलेशन किया था, 1.48 आ रहा है कुछ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट वाज अ सिंपल वन। नाउ लेट्स टेक वन मोर, और इसके थ्रू भी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो लेट्स टेक वन मोर। सपोज करो सेल ऐसा लिखा हुआ है PT Cl2, यहाँ ऐसा Cl2 गैशियस 0.4 बार प्रेशर दिया हुआ है, स्लैश Cl माइनस एक्वस ऑब्वियसली 0.1 मोलर, डबल स्लैश क्लोराइड 0.01 मोलर, देन स्लैश Cl2 गैशियस 0.2 बार स्लैश प्लैटिनम सॉलिड। अब यहाँ आपको अगर इसकी ई सेल बतानी, इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ देखो आप कि आपके पास दो सेल्स हैं, दो हाफ सेल्स हैं, देखकर भी समझ आ गया दोनों गैस इलेक्ट्रोड्स हैं। मजेदार बात तो ये लग रही होगी देख के कि दोनों ही सेल्स सेम है, इधर भी क्लोरीन हाफ सेल, उधर भी क्लोरीन हाफ सेल। तो क्या बोल सकते हैं, इधर दोनों का नेचर सेम है, तो क्या इससे कभी पोटेंशियल निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। कैसे सर? प्रेशर और कंसंट्रेशंस भी तो डिपेंड करता है सब्सटेंस को चेंज करने या ना करने में। तो अगर मैं कंसंट्रेशन अलग कर दूं या प्रेशर अलग कर दूं तो भी तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बात पक्की है बेटा कि जो ई डिग्री सेल होगा ना, यहाँ पर ई डिग्री सेल वो 0 होगा, क्योंकि डिग्री आप बोल रहे हो तो आपका दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम है, उसमें प्रेशर कंसंट्रेशन सबको 1 बार 1 m आप मान रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेम पोटेंशियल्स पे खड़े होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच 0 होगा। जी हाँ, तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल। सर प्रेशर सेल क्यों नहीं बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल क्यों बोल रहे हैं? अबे हो गया ना, नाम है बस, समझ लो। क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एक EMF जनरेट होता है, तो इसे कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। एंड ई डिग्री फॉर दिस सेल इज 0। ई डिग्री सेल इसका 0 होता है। जब मैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाला आपको इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको इस चीज को लेकर एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन बताऊंगा, देखना मजा आएगा आपको। फिलहाल आप यही समझो कि, और ये सही भी है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये ना ही अधूरा है, ऐसा ही होता है। कंसंट्रेशन सेल मतलब ई डिग्री सेल 0 है। दोनों तरफ नेचर सेम होना चाहिए, और डिग्री है तो कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी। तो यहां पर जब आप इसका EMF निकालने को जाओगे तो ये एनोड है, तो एनोड का रिएक्शन लिख लो यार। क्लोरीन से क्लोराइड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया, प्लस सॉरी हाँ, अभी यहां पर ये उल्टा लिखा हुआ है क्या, क्लोरीन से क्लोराइड, तो देखो उसके इधर होती है हमेशा क्या, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है ये तरीका थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। क्या ऐसे ही लिखा था? मैंने बोला था वैसे आपको कि अगर वो ऑर्डर को चेंज भी करता है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसने इसी तरह से लिखा है,
लेकिन हमें क्या मानना है, इसके लेफ्ट साइड है तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा, ठीक है, आप वही मान के करो। तो आप लिखोगे क्लोराइड से क्लोरीन ऑक्सीडेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स N2। अब ये वाले क्लोराइड का कंसंट्रेशन आप लिखेंगे 0.1 मोलर और इस वाले क्लोरीन का लिखेंगे 0.4 बार्स प्रेशर। अब उधर रिडक्शन ही हो रहा होगा। अब ये क्लोराइड से क्लोरीन लिख दिया है, ये मत सोचो अरे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लिखोगे क्लोरीन से क्लोराइड और ये क्लोराइड है 0.01 एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली ऐड हुए हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2, और ये वाला जो क्लोरीन है ये है 0.2 बार। सो नाउ जब मैं ई सेल निकालूंगा तो इट विल बी ई डिग्री सेल एंड ई डिग्री सेल इज 0 माइनस 0.06 वो 0.059 को 06/2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पर ये दोनों है, केपीसी यूज होगा, प्रेशर भी कंसंट्रेशन भी। तो 0.4 इंटू 0.01 का स्क्वायर दैट इज 10⁻⁴ अपॉन 0.1 का स्क्वायर 10⁻⁻² एंड हियर यू हैव 0.2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 2 एंड देन दिस विल बी 10⁻⁻²। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल एज, मैं बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है इट इज एक्चुअली 0.051 0.051 ये कुछ वैल्यू आ रही है, दिस मच वोल्ट 0.051 वोल्ट यही आएगा क्या, एक बार वेरीफाई भी कर लें। ये क्या log 2 इंटू 10⁻⁻² दैट इज log ऑफ 0.02। ऑब्वियसली एक नेगेटिव वैल्यू होगी और ये 0.03 है, 0.03 इंटू अ नेगेटिव वैल्यू। हाँ ठीक है, ठीक लग रहा है, यही आ रहा होगा, ठीक है। सो यस दिस इज योर आंसर। ये ध्यान रखना ये किस तरह भी लिखा हो, आपको इधर लिखा है तो ऑक्सीडेशन कराना, उधर लिखा है रिडक्शन कराना, ऐसे ही करना, ठीक है। क्या है वो गैस को प्लेटिनम के साथ लिखना होता है तो वो उसको प्लेटिनम को एक्सट्रीम्स पे लिखने की प्रथा है तो इसलिए लिख दिया है कुछ। तो ये हुए हमारे पास तीन हाफ सेल्स हमने अच्छे से डिस्कस किए। चलो एक और करते हैं, फोर्थ वाला, और एकदम फोकस के साथ देखें। ये फोर्थ वाला जो हाफ सेल है मेटल ट्रिपल एस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। मैं बताऊं आपको एक बात, सच है ये, हो सकता है आप भी ये बात के साथ अग्री करते हो। इसका जो सेल रिएक्शन होता है ना, अगर आपने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, इसका जो सेल रिएक्शन होता है ये समझ में बहुत कम आता है। सर हो क्या रहा है? तो हम क्या करते हैं, बस वही अंधी दुनिया है तो हम भी अंधे हो जाते हैं और याद कर लेते हैं। हाँ मुझे याद है, तुझे याद है मेटल ट्रिपल एस का रिएक्शन याद है? मुझे याद है। अच्छा मुझे कैलोमल का भी याद है। कैलोमल में ये होता है पटपटा देते हैं मुंह से कुछ भी, हाँ HgCl2 ऐसा ऐसा ऐसा, देख मुझे ये भी याद है। अबे उससे कुछ नहीं होगा, है ना। कैलोमल का याद हो, चाहे 2-4 और सेल ले आओ तुम उसका भी याद कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। भाई समझ पहले कि यार ये रिएक्शन यहाँ आया कैसे, कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, फिर याद करो तो कुछ मतलब भी है। उसके बाद याद कर लो, ठीक है, याद करना भी ठीक है यार, एग्जाम में काम देता है, बट पहले थोड़ा समझ तो लो वो है क्या। फिर कुछ लोग इसमें डायरेक्ट वो बता देते हैं कि अरे यार ये मेटल मेटल ट्रिपल एस है, इसको तो मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर दो, हो जाता है सॉल्व। एक ट्रिक ये बनती है ना, हाँ हम भी प्रूव करेंगे उसको कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। बट
उस ट्रिक को यूज करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट तो समझ लो, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे दे सकता हूं जहां आप अगर वो ट्रिक यूज करोगे आप फंस जाओगे। दिखाएंगे उसको भी करके, तो बिल्कुल सावधानी के साथ समझें। कोई ट्रिक, कोई कंक्लूजन अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा समझ लें कि क्यों ये कंक्लूजन आया है, तभी आप एडवांस की सच्ची तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो देखो इसका पहले मैं आपको सेटअप बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐसा सोचो, टम्बलर तो होगा ही और एक रॉड है आपके पास। सपोज करो ये सिल्वर रॉड है, ये सिल्वर रॉड है और इस सिल्वर रॉड में हमने क्या किया, इसकी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसका कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सपोज करो AgCl है, ऐसे AgCl की कोटिंग चढ़ा दी। ठीक है, AgCl की कोटिंग चढ़ा दी इसमें और AgCl की कोटिंग चढ़ाकर सॉल्यूशन में हमने क्लोराइड आयन रखा हुआ है। अब ये क्लोराइड आयन का सोर्स कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड आयन रखा हुआ है और ये तुम्हारी AgCl की कोटिंग है, AgCl की कोटिंग है और क्लोराइड आयन रखा हुआ है। ये सिल्वर की रॉड है और अब आप इस सिल्वर रॉड को कनेक्ट कर सकते हो, कॉपर वॉपर जो भी वायर यूज करना है कनेक्ट कर सकते हो। तो सेटअप तो कुछ इस तरह का है। अच्छा, क्या सॉल्यूशन में सिल्वर प्लस आयन भी होगा? सॉल्यूशन में क्या Ag प्लस आयन भी होगा? हाँ सर होगा। क्यों होगा? अरे पेस्ट अगर है तो वो अपनी KSP वाली इक्विलिब्रियम तो अचीव करेगा ना, तो Ag प्लस आएगा। ऑल्दो अगर क्लोराइड पहले से बहुत सारा डला हुआ है तो कॉमन आयन की वजह से Ag प्लस कम आएगा, बट आएगा जरूर। तो यू विल हैव Ag प्लस, यू विल हैव Ag प्लस। कम होगा इसके कंपैरिजन में, बट Ag प्लस होगा। मेरा कहने का मतलब है दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू AgCl, ये सैचुरेटेड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू AgCl, पेस्ट चिपका हुआ है। अच्छा सर, तो फिर ऐसा बनाया क्यों गया है सर? फिर वही आंसर है, क्यों ऐसा बनाया गया, इसका सब जवाब वही है। ठीक है, जो उस समय दिया था इसका जवाब वही है, एक्यूरेसी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक रीजंस, यही इसका जवाब है। तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्या बनाया गया है वो देखो। तो इसमें सर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन कुछ लोग इस तरह से इसको पढ़ाते हैं कि अच्छा देखो बेटा, वो जो मेटल आयन में इसको कन्वर्ट करने वाली ट्रिक है ना, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ऑक्सीडेशन तो बेटा यही हो सकता है, Ag का Ag प्लस में ही हो सकता है। तो देखो ना, ये दिख भले ऐसा रहा है लेकिन ये मेटल आयन ही तो हो गया। इन सड़े जवाबों पे आप बिल्कुल गौर मत कीजिएगा, ठीक है, धोखा खाएंगे। तो ठीक है, मैं मानता हूं इसमें ऑक्सीडेशन ऐसे ही हो सकता है, Ag प्लस, बट जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ और घटनाएं घटेंगी उस टम्बलर के अंदर। उन घटनाओं पे आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, साउथ इंडियन जो थोड़े बच्चे हैं उनको थोड़ी परेशानी होती है मेरी हिंदी से, तो ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। तो आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दोज इंसिडेंट्स जो यहाँ पर अभी होंगे इसके बाद। ठीक है, तो देखो जब Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगा तो ये तो सैचुरेटेड था सॉल्यूशन, और इसका ये जो इक्विलिब्रियम था AgCl, Ag प्लस और Cl माइनस, ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड था। तो जब Ag प्लस को बढ़ाने लगोगे तो ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर जैसे Ag प्लस बना ना, तो Ag प्लस क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेशन करेगा AgCl की। तो क्या सर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा? नहीं नहीं, अब सुनना थोड़ा ध्यान से। अगर आपको इमेजिन करना है कि क्या हो रहा है वो भी कराता हूं। देखो, ये मेटल से Ag प्लस निकल के आया,
तो ये Ag+ आप इमेजिन करो, जैसे ही इसने ये एकदम स्पेस्ड के एकदम बाहर आया, एकदम पास में आप सोच सकते हो, जैसे ही Ag+ बाहर आया, सॉल्यूशन से इसको क्लोराइड मिला और क्लोराइड के साथ ये AgCl बन के इसी पेस्ट पे डिपॉजिट हो गया, इसी पेस्ट पर डिपॉजिट हो गया। यहां से भी ये निकल के आया, क्लोराइड पाया और क्लोराइड पाके डिपॉजिट हो गया, क्लोराइड पाके डिपॉजिट हो गया। तो सर तो इससे तो कोई चेंज ही नहीं आया। अरे आया ना चेंज, रॉड पतली होती जाएगी और पेस्ट गहरा होता जाएगा। गहरा मतलब आप बोल सकते हो थिक होता जाएगा, पेस्ट थिक होता जाएगा, रॉड जो है वो पतली होती जाएगी। दिस विल बी द डिफरेंस, ये चीज यहां पर होगी। और जब आप इसको जब ऐड करोगे ना तो फाइनल इक्वेशन, हाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम सॉल्यूशन का Ag+ है, कैंसिल हो जाएगा। Ag सॉलिड प्लस क्लोराइड गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। तो क्या लगता है, इसका E डिग्री और इसका E डिग्री सेम होगा? जब इस सेल की बात होती है तो क्या इसके E डिग्री की बात होती है? नहीं, इसके E डिग्री की बात होती है और इसका E डिग्री अलग होगा, इसका E डिग्री अलग होगा। याद करो पिछली क्लास में एक इलस्ट्रेशन कराया था, देखो उसे, अभी कराते समय बताया था मैंने कि बहुत यूजफुल इलस्ट्रेशन है, आगे चल के यूज करूंगा। आपको मैंने इसकी E डिग्री से इसकी E डिग्री कैलकुलेट कराई थी, हो सकता है रिडक्शन वाले की कराई हो, बट शायद यही था। ठीक है, तो जब हम E डिग्री ऑफ दिस सेल की बात करते हैं तो गधों टाइप इसकी E डिग्री नहीं बोलनी है। किसकी E डिग्री बोलनी है? इस रिएक्शन की E डिग्री बोलनी है। इमेजिन कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन है, इसकी E डिग्री है, ऐसा बोलना है। ठीक है, इसी का यहां पे ये पॉइंट भी लिख लो कि क्या होगा इसमें, कि जो रॉड है वो थिनर होता जाएगा और जो आपका कोटिंग है वो आपकी थिक होती जाएगी, अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। एनोड कैथोड कैसे भी एक्ट कर सकता है, दैट यू नो वेरी वेल। अच्छा, अगर सर ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा तब, अरे मस्त है यार, कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो Ag+ का रिडक्शन संभव है, Ag+ का रिडक्शन संभव है। तो जब ये होगा तो क्या करेंगे, जब ऐसा होगा Ag+ का रिडक्शन होगा तो फिर आप देखिए यही इक्विलिब्रियम को देखिए, सैचुरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू AgCl। यहां मैं Ag+ और AgCl का एग्जांपल ले रहा हूं, ये और भी बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कैलेमल इलेक्ट्रोड अभी पढ़ाऊंगा, उसमें मर्क्यूरस क्लोराइड यूज करेंगे हम, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इमेजिन कर लो। अब Ag+ कम हो रहा है तो क्या होगा, ये आगे फर्दर आएगा रिएक्शन, मतलब AgCl सॉलिड डिसोसिएट होगा फर्दर Ag+ और Cl- में, उल्टा हो गया यहाँ पर। फिर अगेन ये तो कैंसिल हो गई, लेकिन ये रिएक्शन क्या बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag+ Cl-, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड। यस, जब नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे वहां इसका क्लोराइड ही काम आएगा, सिर्फ ये काम नहीं आएंगे, मेटल्स है या सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सॉलिड है, काम नहीं आएगा। वो बताऊंगा मैं, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, बताऊंगा उसको कैसे करना है। बट आप जब इसका कैथोड, जब E डिग्री निकालते हो, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हो ना, आप इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो, ना ही इसका। और इसमें क्या होगा, Ag+ Ag में कन्वर्ट हुआ, अगर फिगर से देखना है, Ag+ मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा टूट रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है, समझ पा रहे हो? Ag+ अंदर जाके मेटल में डिपॉजिट हो रहा है और ये जो कोटिंग है ये बाहर आने लग रही है, कोटिंग बाहर आने लग रही है। बहुत अच्छा मोर देन वन करेक्ट का स्टेटमेंट बन सकता है ये वाला, ये नहीं पता होता बच्चों को, अच्छे अच्छे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, ये सब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनवा देते हैं। क्वेश्चन ये करा है बेटा, देखो हो गया ना, चलो इसके 3 टाइप के क्वेश्चन करा देते हैं। सबसे फकीर तरीका लगता है वो पढ़ाने का मुझे, सबसे फकीर, क्या बताऊं मैं बिल्कुल बाकायदा क्वेश्चंस कराता हूं, बट ऐसे थ्योरी के बीच बीच में क्वेश्चन नहीं, थ्योरी ले आए, चलो एक क्वेश्चन, ऐसे पहले इसको कायदे से पढ़ो। क्वेश्चन ही कराया भाई मैंने, 1.5 साल यूट्यूब पर क्वेश्चन ही कराया है। रियल एडवांस सीरीज जाके देखो, 100 क्वेश्चन, तगड़े तगड़े क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन ही कराया। बट जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो इसको बहुत अच्छे से समझना होता है। फिर आपको ये लग सकता है सर ओल्ड फैशन्ड तरीका है,
यही कारगर है। बोल रहा हूँ ना, मैं चैलेंज दे सकता हूँ, 20 बच्चे मेरे को अगर आप देंगे कहीं से कि 20 बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और थोड़ा आंख के पास रहे, 20 के 20 का सिलेक्शन होगा, और भी सिर्फ केमिस्ट्री के दम पे सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन एक सब्जेक्ट के दम पे भी हो जाता है, बाकी 2 सब्जेक्ट ओके ओके भी हो तो। हाँ, बाकी टॉप रैंक्स के लिए तो थोड़ा सा देखना पड़ता है दूसरे सब्जेक्ट्स भी। तो ये समझ आया बेटा, ये यहाँ पर ऐसा आया। इसकी ई डिग्री अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि मेटल रॉड आपका थिक होगा और आपका जो कोटिंग है वो थिन होने लगेगी। अब देखना है हमें इसकी ई डिग्री वैल्यूज, ई डिग्री कैलकुलेशन, ई सेल कैलकुलेशन, एंड दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगली क्लास में इसकी ई सेल की कैलकुलेशन और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे इसके ई सेल कैलकुलेशन के बाद। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ने में। और अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक केमिकल नहीं किया है मेरे लेक्चर से, तो आप कर ही रहे हो ना, तो यार सभी लेक्चर्स कर लो, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही कम प्राइस में सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। आप अपनी पूरी जेई एडवांस की फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। इससे और ज़्यादा कन्वीनियंट मैं आपको क्या चीज़ें बताऊँ। और ये लेक्चर्स भी ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में आपके लिए अवेलेबल है फिर हट जाएगा, ऐसा नहीं। आप अपने एडवांस के एग्ज़ाम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। आप पूरे ही लेक्चर्स कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।